आज आप लोगों को ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है वो स्टार्ट होने वाला है एंड दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर, मोस्ट हाई वेटेड चैप्टर इन योर ग्रेड 12। मतलब आप किसी भी टॉपर से पूछ लो, वो ये जरूर कहेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, चाहे वो जेईई मेंस हो या एडवांस हो, ठीक है, ये आपको छोड़ना ही नहीं है चैप्टर। ठीक है, तो मतलब ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इसी मेरी आवाज, जिस तरीके से, जिस टोन में मैं बता रही हूँ, आपको पता चल गया होगा कि ये चैप्टर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और हाई वेटेज स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, सो ये चैप्टर सभी बच्चे करेंगे। इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, कुछ एक 5-10% क्वेश्चन होते हैं जो हो सकता है वो कहीं और से पूछ ले, मतलब होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड बट थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ ले। तो हम इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे एंड ये चैप्टर आपको 8 नंबर दिलाएगा। तो आपको आपकी शिफ्ट में यहाँ से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है बेटा। इट विल टेक अराउंड 2 वीक्स, मतलब टोटल मुझे 8 लेक्चर चाहिए होंगे इसको कंप्लीट कराने के लिए। मेरे पास अभी तो टाइम नहीं मिल रहा बेटा एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने का, बट नेक्स्ट वीक या हाँ नेक्स्ट वीक से शायद मैं एक्स्ट्रा क्लास लगाऊं आपकी, संडे में सुबह सुबह बुलाऊंगी 2 घंटे। बट अभी तो कल कोई नहीं है, तो आने वाले टाइम में आप थोड़ा सा रेडी रहिएगा कि केमिस्ट्री की क्लास हमारी एक्स्ट्रा क्लास लग सकती है संडे में। ठीक है जी। सो अब ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर बहुत समझने का चैप्टर है। इसमें डीएनएफ लोग जैसा नहीं है कि आपको कुछ चीजें मैं याद करवा दूं कि याद कर लो याद कर लो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम समझ के करेंगे। मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो यहाँ पे 90% चीजें हमें यहाँ पे क्या करनी है बेटा, समझ के करनी है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। अगर आप मुझसे पर्सनली पूछोगे तो मेरा फेवरेट चैप्टर है ये, वन ऑफ द, सबसे फेवरेट नहीं बट यस वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर में से एक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा, उसके अलावा मैंने डीएनएफ लोग कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको टारगेट दिया था कि संडे तक कंप्लीट करना। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चे मेरे को करके भेजते हैं। कुछ बच्चों के आ रहे हैं, जैसे सौम्या का आ रहा है, अमनदीप का आ रहा है, प्रतीक का आ रहा है, रविंदर का आ रहा है ना। और भी कुछ बच्चे, मेरे को शायद नाम याद नहीं आ रहा होगा, प्रतीक है, ठीक है, जो मुझे भेज रहे हैं क्वेश्चंस कर करके। ठीक है, अंशिका भेज रही है, मनप्रीत भेजती है, ठीक है, दिव्या भी भेज रही है, और हरमीत जी थोड़ा भेजो। और बाकी जो बच्चे, मेरे को सही बताओ नाम एकदम से याद नहीं आ रहा कि कौन कौन भेज रहा है, बट आप लोग प्लीज जो है भेजना स्टार्ट करिए और टारगेट रखो अपना कि इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, एक और बात मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ बेटा, कोऑर्डिनेशन के बाद आप लोगों का स्टार्ट होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मैंने जो आपको ग्रेड 11 प्रिपरेशन प्लान दिया हुआ था, उसमें आप लोगों का मैंने शायद जीओसी अपडेट कर दिया है। कोई मुझे एक बार कंफर्म कर दो, कर दिया है कैसे ना, पहले ही कर दिया था। तो प्लीज उनके लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, बिकॉज अगर आपको जीओसी नहीं आएगी, जैसे तैसे टाइम निकालो बेटा, जैसे तैसे टाइम निकालो। ठीक है, एक दिन मान लो तुम केमिस्ट्री नहीं कर रहे हो तो एक दिन तुम जीओसी का लेक्चर देख लो, है ना। तो ऐसे कर करके 5 लेक्चर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो तुम्हें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्योंकि जिस बच्चों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी ना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो 12th में क्लास में नहीं आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा। तो कुछ बच्चों का जीओसी जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं होता ना, बेशक तुम एक दिन डीपीपी मत करना कोऑर्डिनेशन की, लेकिन उस दिन फिर तुम लेक्चर देख लेना। मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा सा इस तरीके से बैलेंस करना है। लेकिन सारे बच्चे, अभी आप लोगों के पास बहुत टाइम है, मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, है ना। कोऑर्डिनेशन अभी अपने 2 हफ्तों में खत्म होगा, ठीक है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि लेक्चर देखना शुरू कर दो। अगर डेली का एक भी देख रहे हो ना, तब भी आपका 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरा बेटा, एक एक करके निकाल लो टाइम, है ना। क्योंकि देखो मैं करवा देती आपको, बट मैं कब कराऊं। जो दूसरे बैच के बच्चे थे उनकी तो छुट्टियां हुई थी जून में, और अभी हिमाचल वालों की हुई थी, तो उनके लिए तो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी थी मैंने, बट मतलब अलग से उनकी लगती थी। बट आप लोगों का तो स्कूल भी होता है, ऊपर से अब मेरे एक्चुअली क्लासेस भी बढ़ गई हैं, तो मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अलग से विंडो निकाल के तुम्हें मैं बुलाऊं। इसीलिए वो मैं आप लोगों को प्रिपरेशन प्लान में मैंने डाल दिया है। अगर वैसे मैंने डाल दिया है, एक बार मुझे कोई बच्चा कंफर्म भी कर देना क्लास के एंड में, नहीं तो फिर
है? हाँ ठीक है, ठीक है। सो आज स्टार्ट करते, मेरे को रोक देना बेटा, जब लास्ट के 20 मिनट बचेंगे तो प्लीज मेरे को रोक दीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को पेपर डिस्कशन करवा दूं, क्योंकि वो बेटा पेंडिंग है, फिर अपना वो पेंडिंग में ही चलता रहेगा हमेशा। ठीक है, चलिए। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ने वाले हैं, और आज हम कोऑर्डिनेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन की, वाई वी स्टडी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, है ना। उसके बाद डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या होते हैं, ये पढ़ाने बहुत जरूरी है आप लोगों को। उसके अलावा कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी, मतलब आपको बेसिक टर्म्स जो यूज होंगी ना कोऑर्डिनेशन में, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। आई गेस स्कूल में सबके कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनके स्कूल में ये चैप्टर नहीं हुआ है, ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जिनके स्कूल में ये चैप्टर नहीं हुआ है क्या कोई ऐसा स्टूडेंट? ठीक है, ओके। 5 बच्चे ऐसे हैं जिनका नहीं हुआ है, 6 और भी है कोई? ठीक है, मतलब मोस्टली के हो रखा है, इट्स ओके। ठीक है, आइए। तो यहाँ पे बेसिक टर्म्स जो पूरे चैप्टर में यूज होंगे, नीचे कर लो हाथ, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, चलिए आइए। तो इसका वेटेज आप लोगों को दिखाऊं मैं, इधर देखिए। 2025 में 43 क्वेश्चन, मतलब हर बच्चे के पेपर में 2 क्वेश्चन तो आए ही आए हैं, और किसी बच्चे की शिफ्ट में 3 भी आए हैं। कैन यू से दैट? 2024 में भी हर शिफ्ट में 2 तो, मतलब हर एक पेपर में 2 क्वेश्चन तो देखने को मिले ही हैं, किसी की शिफ्ट में 3 भी देखने को मिले हैं। 2023 में ऑलमोस्ट सब बच्चों के पेपर में 2 क्वेश्चन आए हैं। तो अगर मैं पिछले 3 साल के डेटा का एनालिसिस करूं तो मेरे को देखने को मिल रहा है 2 से 3 क्वेश्चन। बोलो क्या कहते हो? यस, यानी कि 8 से 12 नंबर। अब तुम सोच रहे हो, सोचो, मतलब थोड़ा सा ना, आप लोग जब किसी चैप्टर को पढ़ते हो ना, तो उसको ये सोच के क्या करो कि ये चैप्टर करने से आपको कितना नंबर मिल रहा है, आप समझ रहे हो? बिकॉज बेटा आप जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए कभी भी टीचर रिकमेंड नहीं करता कि आप 100% सिलेबस करो। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर आप डीएनएफ लोग मेरे जितना मैंने कहा है, अगर उतना आप कर लेते हो तो तुम्हारे 2 क्वेश्चन वहां से बन रहे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मान लेते हैं लोअर साइड लेके चलते हैं, तो 2 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ से बन रहे हैं, 4 क्वेश्चन। और अगर तुम 11th का केमिकल बॉन्डिंग कर लेते हो, 2 क्वेश्चन तुम्हारे वहां से बन गए हैं। तुम ये सोचो कि 6 सवाल तो तुम सिर्फ और सिर्फ, मैं अभी सिर्फ 3 चैप्टर बोले मैंने, 6 सवाल सिर्फ तुम 3 चैप्टर से बना पा रहे हो। क्या ये सुन के किसी को भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर मैंने ये 3 चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से कर लिए, तो मेरे तो यहाँ से भाई साहब 6 में से मान लो 5 बना पा लोगे। 5 क्वेश्चन तो मतलब मैं बना पाऊंगी या बना पाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इन 3 चैप्टर से। अभी तो मैंने फिजिकल की बात की ही नहीं है, अभी तो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री की ही नहीं है बात, और इनऑर्गेनिक में भी थोड़े चैप्टर मैंने छोड़े हैं, सोचो। तो आप समझ रहे हो, ऐसे ऐसे करके ही तुम्हारे मार्क्स बनेंगे कि यहाँ से मेरे 2 बन रहे हैं, यहाँ से मेरा 1 सवाल बन रहा है, ये चैप्टर छोटा है मेरा, इसको मैं करके इतने बना लूंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आपको ना स्ट्रेटेजाइज करना है चीजों को, आपको सबके पीछे भागना नहीं। अरे मैम मेरे को थर्मोडायनेमिक्स नहीं आती, मेरे को इक्विलिब्रियम नहीं आती, अरे छोड़ो, नहीं आती तो अब वो टाइम भी नहीं है करने का। मैं तो कह रही हूँ डायरेक्ट बोलूं छोड़ दो। बट अगर उसके अलावा भी तुम चीजें कर रहे हो तो आप बहुत एक अच्छे लेवल पे हो। आपको टीचर्स गाइड कर रहे होंगे ड्यूरिंग 1-on-1, है ना, या जैसे भी है, वो आपको यही बोल रहे हैं ना कि 12th पे फोकस करो, 12th पे फोकस करो। यस बोल रहे हैं ना ये? यस मैम। इससे कह रही हूँ 12th, मतलब 12th तो तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए। जब हमें लगेगा ना टीचर्स को कि तुम लोग 12th में थोड़ा सही से परफॉर्म कर रहे हो, तभी तो हम 11th पे जा पाएंगे। आप समझ रहे हो? जब हमें लगेगा कि आप 12th में नहीं कर पा रहे हो अच्छे से, टीचर कैसे जंप कर जाए। तो जब तुम्हारा क्रैश कोर्स चालू होगा दिसंबर में, तो टीचर्स, अगर मैं सिर्फ अपनी बात करूं केमिस्ट्री के हिसाब से, तो मैं आपको पहले वो चैप्टर करवा दूंगी अच्छे से, बहुत अच्छे से,
जहां से तुम लोग क्वेश्चन पढ़ोगे और बना के आओगे, क्योंकि मेरा टारगेट है तुम्हें क्वेश्चन बनवाना, क्वालिटी अच्छी, मतलब लाइक क्वालिटी पे फोकस करना ओवर क्वांटिटी। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से स्ट्रेटेजाइज करो कि तुम्हें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर देखने को मिल रहे हैं, वो चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, या फिर केमिस्ट्री हो। अगर कोई चैप्टर आपको मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ दो, लेकिन उसकी जगह फिर कोई दूसरा पकड़ो जो तुम्हें समझ में आता है, ताकि उसकी कमी को वो वाला चैप्टर क्या कर दे, पूरा कर दे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के साथ मैं स्टार्ट करूंगी। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ना सिर्फ ये नहीं कि 11th-12th में बच्चा पढ़ता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे तो आप ग्रेजुएशन में भी पढ़ते हो, अगर आप केमिस्ट्री फील्ड में जाते हो, मास्टर्स में भी पढ़ते हो, इवन जो मास्टर्स के बाद एंट्रेंस भी होते हैं वहां पे भी इवन लोग रिसर्च भी करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे। तो ये अपने आप में बड़ा ही वास्ट टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट आपके 11th-12th लेवल पे तो ये बहुत ज्यादा नहीं है। इतना है कि आप लोग जो है जेई के सवाल बना पाओ। ठीक है, तो डेली लाइफ में कहाँ कहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज होता है? तुम लोगों ने हीमोग्लोबिन सुना है? कभी तुम एचबी का टेस्ट कराने जाते होगे कि तुम्हारे में इसका, अभी इसको देखे डर मत जाना, ये तुम्हें याद नहीं करना है, ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ, ये आपको याद नहीं करना है। तो हीमोग्लोबिन का कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो ये वाला लाइट एंड साइड। ठीक है, उसकी देखो हीमोग्लोबिन में 4 यूनिट होती हैं, आपको ये बिल्कुल भी रट्टा नहीं मारना, मैं फिर बोल रही हूँ, ये सिर्फ मैं दिखाने के लिए बता रही हूँ कि कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल है, पता नहीं कितने हजारों एग्जाम्पल है डेली लाइफ में, कुछ ऐसे हैं जो आप लोगों को एज अ केमिस्ट्री स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो उसकी 1 यूनिट मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो आयरन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे Fe। तो बेसिकली ये कंपाउंड क्या है? ये कोऑर्डिनेशन ही कंपाउंड है। ठीक है, नाम से क्या पता चल रहा है हमारा? कोऑर्डिनेशन, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना होगा। तो यहाँ पे देखो ये जो एरो से दिखा रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अभी ये कैसे बनेगा वो मैं आगे आने वाली क्लासेस में बता, देख रहे हो? तो हीमोग्लोबिन की अगर मैं बात करूं तो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही तो है। ठीक है, जैसे तुम्हारा क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट में, है ना? बोलो, है ना? तो उसका भी देखो ये वाला ये मैं बोल रही हूँ, बनाने मत बैठ जाना, इनको चाटा लगा दूंगी, ये बनाना नहीं है, सिर्फ मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो ये देखो ये भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। देखो मैग्नीशियम है बीच में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ठीक है, आपके बहुत सारे आपके जैसे एंटी कैंसर ड्रग हो गए, है ना, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है, कौन सा है वो? उसका नाम बता देती हूँ मैं भी, सिस्प्लेटिन है। ये सिर्फ मैं फिर बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का कहाँ कहाँ यूज आप देखते हो, उसके कुछ चंद एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ। इसको ना तो लिखना है ना ही रट्टा मारना है। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इस तरीके से होता है। देखो इसमें क्या होता है? सिस्प्लेटिन में बेसिकली प्लेटिनम होता है, तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ही एग्जांपल है। तो आप देख पा रहे हो ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। ठीक है, और आप इसी चैप्टर को जो है पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को जब मैं स्टार्ट करूंगी तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालेंगे एडिशन कंपाउंड्स। हेडिंग क्या डालोगे मेरा बेटा? जहां पे भी आपको लगे कि मैम समझ में नहीं आया है, देखो ये आपकी ड्यूटी बनती है मेरे को बोलना कि अगर कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है तो जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क विदाउट एनी हेजिटेशन। ठीक है, ओके मैम। ठीक है। अच्छा, तो एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं? देखो नाम से ही पता चल रहा है ऐड होना, नाम से ही पता चल रहा है ऐड होना। तो जब आपके जो सोल्ट हैं वो क्या होते हैं? ऐड होते हैं। ध्यान से सुन लो, जब आपके सोल्ट ऐड होते हैं तो उनसे क्या बनते हैं? एडिशन कंपाउंड्स बनते हैं, है ना? जब दो सोल्ट बेसिकली, एक बार बताओ, तुमने एक सोल्ट लिया, दोनों को रिएक्ट करवा दिया, तो बेसिकली क्या हुआ? ऐड हुआ है ना? तो यहाँ पे क्या बन गए? एडिशन कंपाउंड बन गए। और एडिशन कंपाउंड हमारे पास 2 तरीके के हैं, पढ़ने हैं जो तुम्हें। कौन कौन से इसमें आएगा? एक डबल सोल्ट आएगा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, और दूसरा क्या आएगा हमारे पास? कॉम्प्लेक्स सोल्ट आएगा, जिसको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बोलेंगे, जो कि हमारे पूरे चैप्टर में क्या होगा? यूज होगा। बोलो हाँ के ना?
तो डबल सोल्ट में बेटा जो Yes, सबसे पहले एग्जाम्पल आता है हमारा, वो होता क्या है डबल सोल्ट? देखो नाम से पता चल रहा है, डबल सोल्ट मतलब दो सोल्ट को कंबाइन किया गया है फिक्स्ड स्टोइचियोमेट्री रेशियो में। या यू कैन से इक्विमोलर रेशियो में, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ये तुमने सुना होगा, पोटैश एलम। सुना है क्या आप लोगों ने? पोटैश एलम फिट करिए। yes, ma'am. पोटैश एलम, Yes, ma'am. पोटैश एलम का फॉर्मूला क्या होता है मैम? पोटेशियम सल्फेट, है ना, एक पोटेशियम सल्फेट का सोल्ट होता है वो, और एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्ट होता है, और आपको यहाँ पे क्या दिए होते हैं 24 टोटल मॉलिक्यूल। तो ये किसका एग्जांपल है? पोटैश एलम। तो यहाँ पे देखो एक ये सोल्ट बनाया है, ये भी 1:1 रेशियो में। देखो तो यहाँ पे आपको मिल गया है एक डबल सोल्ट मिल गया है, जिसका नाम क्या दिख रहा है आप लोगों को? पोटैश एलम दिख रहा है। एक बात बताओ, अगर मैं इस पोटैश एलम को पानी में डाल दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसको सोल्ट को पानी में डाल दूं तो क्या होगा? ये अपने आयंस में टूटेगा कि नहीं? हाँ मैम टूटेगा। तो कौन कौन टूटेगा? तुम सोचो कौन कौन टूटेगा मैम? यहाँ पे पोटेशियम 2 है, तो 2 पोटेशियम आयन मिलेंगे हमें पानी में, है ना। और सल्फेट आयन कितने हैं? 1 और 3 4, तो 4 हमें सल्फेट आयन्स मिल जाएंगे और एल्यूमिनियम आयन मिल जाएंगे, और तुम्हारा पानी होगा। बोलो क्या कहते हैं? Yes, ma'am. तो यहाँ पे Yes, क्या ma'am. हुआ, जब तुमने किसी डबल सोल्ट को पानी में डाला तो ये क्या हुआ है? अपने ही आयंस में क्या हो गया है? डिसोसिएट हो गया है। तो मैं बोल सकती हूँ क्या? कंप्लीटली आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। बोलो सारे Yes. बच्चे। Yes, ma'am. आयनाइज्ड इन, बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये चैप्टर, ट्रस्ट मी। अगर आपने मेरे साथ साथ पढ़ा, मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ा रही हूँ और मेरी मेरी बात को फोकस किया, तो मैं सच बता रही हूँ ये बिल्कुल भी चैप्टर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, ठीक है। अच्छा अगर कंप्लीटली आयनाइज हो गए हैं तो मैं बोल सकती हूँ क्या कि जो ये डबल सोल्ट हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। हम ये समझ में नहीं आया, कोई नहीं मैं अभी बता देती हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? पहले वो आपको इस तरीके से दिख रहा था, पोटेशियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, लेकिन भाई साहब अब तुमने पानी में फेंका, पोटेशियम अलग, सल्फेट अलग और एल्यूमिनियम अलग। मतलब हर किसी बंदे ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है। अब पोटेशियम सल्फेट नहीं रहा, अब वो पोटेशियम में अलग हो चुका है, सल्फेट आयंस अलग हो चुके हैं। बोलो क्या कहते हो? Yes, ठीक। ma'am. तो यहाँ पे अगर कोई तुमसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं बेटा? 4, 2, 6 और 8, तो 8 मिल रहे हैं। अगर वो पूछे कितने टाइप के आयंस मिल रहे हैं, तो टाइप ऑफ आयंस क्या हो जाएगा मेरा बेटा? आंसर 3 हो Three. जाएगा, है ना। देखो टाइप ऑफ आयंस कितने मिल रहे हैं आपको? एक पोटेशियम भैया जी मिल रहा है, एक सल्फेट मिल रहा है, और एल्यूमिनियम +3 मिल रहा है। बोलो क्या कहते हैं? बोलो। Yes, ma'am. अच्छा चलो ये भी समझ में आ गया तुम्हें। अच्छा अब मुझे ये बताओ, क्या तुमने लैब में अभी तक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया है? मतलब तुम्हें कोई लैब में टीचर ने कोई सोल्ट दिया है जिसमें वो बोल रहा है कि पता लगा के आओ कि इसमें कौन सा कैटायन प्रेजेंट है और इसमें कौन सा अनायन प्रेजेंट है, ऐसा कुछ किया है अभी तक लैब में? No, ma'am. No, ma'am. इट्स ओके। चलो मान लो मैंने तुम्हें एक सोल्ट दिया, ठीक है, एक सोल्ट दिया, मैं उसमें तुम्हें बोल रही हूँ कि बेटा मेरे को पता लगा के आओ कि इसमें सल्फेट आयन प्रेजेंट है या नहीं, है ना, सल्फेट आयन प्रेजेंट है या नहीं। या मैं बोल रही हूँ इसमें ये पता लगा के आओ एल्यूमिनियम जो है प्रेजेंट है या नहीं। एक बात बताओ, जब हमें कभी पता लगाना होता है कि हमारे सैंपल में ये प्रेजेंट है, तो क्या होना चाहिए? वो आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर सल्फेट की आयन में, अगर सल्फेट आयंस की फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है, तो ही वहां पे जो है आप टेस्ट परफॉर्म करोगे और पता लगेगा कि भाई साहब देखो, अगर जितने टेस्ट मैंने आपको बताए हैं लैब में, वो सारे टेस्ट तुम्हारे पॉजिटिव आ रहे हैं। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो? मतलब पॉजिटिव का मतलब जो मैंने कहा वही तुम्हारा टेस्ट आ चुका है ना। जैसे अपन ने कोविड में नहीं करवाया था, कोविड अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो है,
और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सेम यहाँ पे भी अगर तुम्हारे सैंपल में कोई टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब वो चीज वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहूँ तो तुम मेरे को बताना कि तुम कितना एग्री कर रहे हो। मैं ऊपर लिखूंगी वो लाइन, तुम नीचे लिखते जाना। यहाँ पे मैं ये लिख रही हूँ कि जो डबल सोल्ट है गिव पॉजिटिव टेस्ट ऑफ ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। मतलब अगर मान लो तुम्हारे पास पोटेस एलम है, ठीक है, पोटेस एलम है, तो मतलब तुम्हें पोटेशियम का टेस्ट भी पॉजिटिव मिलने वाला है क्योंकि उसमें आयंस में टूट रहा है ना वो। सल्फेट का भी मिलने वाला है और एल्यूमिनियम का भी मिलने वाला है, यानी कि सभी का टेस्ट क्या देखने को मिलेगा मेरा बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव को मिलेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई मेरे बच्चों को? यहाँ तक किसी को डाउट है? रेज योर हैंड एंड आस्क। अगर तुम हेजिटेट हुए ना, पिटाई कर दूंगी मैं तुम लोगों की। अगर तुम्हें मेरे को बाद में क्लास के बाद रोकना है, मुझे क्लास के बाद रोक भी सकते हो, लेकिन अभी डाउट के टाइम पे मतलब डाउट आ रहा है तो प्लीज पूछिएगा जरूर, अपने मन में मत लेके जाइएगा। ठीक है, बस ये सोच के मेरी क्लास में आना कोऑर्डिनेशन में कि हम लोग 12 नंबर की तैयारी कर रहे हैं, 8 की भी नहीं, 12 नंबर की हम तैयारी कर रहे हैं। क्या पता आप में से कौन सा वो बच्चा होगा जिसकी शिफ्ट में यहाँ से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। और आगे जाने के बाद मैं तुम्हें ये भी बता दूंगी, लेकिन वो पूरा चैप्टर कराने के बाद, कि तुम्हें कौन से वाले टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, यस चलिए इतना हो गया। तो यानी कि Yes, डबल ma'am. सोल्ट, देखो इधर आओ, डबल सोल्ट का मतलब क्या हुआ? सिंपल सी भाषा है, रटना नहीं है कि मैम डबल सोल्ट को अगर हम पानी में डालेंगे तो भाई साहब सारे अपने आयंस में टूट जाएंगे, कंस्टिट्यूएंट आयंस में, और सभी का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को खो देंगे। बस ये समझना है। हाँ मैम आया, यस मैम। ठीक है। और कौन से एग्जाम्पल है? आपको सिर्फ वही एग्जाम्पल करने हैं जो आपके एनसीईआरटी में, या फिर मैं कुछ अलग से आप लोगों को लिखवा रही हूँ? पहला था पोटैश एलम, दूसरा है कार्नालाइट। कार्नालाइट याद आ रहा है तुम्हें? मैंने शायद पी ब्लॉक में कभी बताया था कार्नालाइट। तो Yes, कार्नालाइट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर डबल सोल्ट। एक केसीएल का सोल्ट है, एक मैग्नीशियम क्लोराइड का। तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो क्या होगा भाई साहब? A+ अलग, क्लोराइड आयंस अलग, कितने हैं? 3 है मैम, और मैग्नीशियम अलग। बोलो क्या कहते हो? मोहर सोल्ट क्या होता है? मोहर बेटा आपको इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। तुम्हारा जब वाइवा होगा प्रैक्टिकल का तो यही तो पूछेंगे तुमसे, बताओ मोहर सोल्ट का फॉर्मूला। अगर तुम देखो, हमारे में तो क्या होता था ना, हमें बोला जाता था कि कौन सा चैप्टर प्रिपेयर है वो करके आना। अगर तुम्हारे में भी ऐसा होता है और अगर आप कोऑर्डिनेशन बोलते हो तो पहला सवाल यही है, अच्छा कोऑर्डिनेशन, चल बताओ मोहर सोल्ट का क्या फॉर्मूला होता है? तो मोहर सोल्ट भी 2 सोल्ट से मिलकर बना है, एक फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट। तो जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये टूटेगा, Fe टूटेगा Fe+2 में, है ना। सल्फेट, आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि Fe पे +2 और सल्फेट पे -2 क्या है? क्योंकि ओवरऑल देखो ना न्यूट्रल है, सल्फेट पे -2 का होता है, तो Fe पे +2। ठीक है, 2 अमोनियम आयन निकलेंगे और सल्फेट भी 2 ही निकलेंगे। बोलो क्या कहते हैं? yes, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने हुए मोहर सोल्ट में? मैम टोटल हुए 5, और कितने टाइप के हुए? 3 टाइप के। ma'am. ऐसे कार्नालाइट में कितने हुए टोटल नंबर ऑफ आयंस? मैम 3 हुए, और Five. टाइप ऑफ आयंस में कितने हुए? 3 हुए। जिन जिनको ये बात पल्ले पड़ चुकी है वो कृपया करके थम्स अप दीजिए। टोटल नंबर ऑफ आयंस उसमें अच्छा, 5. हाँ sorry, हाँ 5, टाइप ऑफ आयंस 3 हो। यस ठीक है, हो गया। चलो, ये तो था डबल सोल्ट। अब बात आती है हमारा नेक्स्ट, दैट इज कॉम्प्लेक्स सोल्ट। अब मैम कॉम्प्लेक्स सोल्ट क्या? देखो डबल सोल्ट तुम्हें नहीं पढ़ना, डबल सोल्ट नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना क्या है? चैप्टर का नाम क्या है मैम? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सोल्ट भी बोलते हैं। हाँ जी, सुन रहे हो? यानी कि जो अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ वो तुम्हारे लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका एक एग्जांपल लेती हूँ, बहुत पॉपुलर है, तुम्हारे एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ध्यान रखना, जिसको ये चैप्टर में मतलब अगर आप सोचते हो कि मैम हम तो उतना ही करेंगे, जैसे जिसको मैंने कई स्टूडेंट्स को मैंने बोल भी रखा है ना एनसीईआरटी पे फोकस करना, तो वो एनसीईआरटी करेगा, मतलब उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। इज दैट क्लियर? एनसीईआरटी को पढ़ना है, ठीक है। चलो यस
यहाँ पे जो बनेगा कंपाउंड वो क्या होगा, ये बनेगा। देखना एक बार मैम, हमें कैसे पता चलेगा, अभी बताती हूँ। देखो जो कॉम्प्लेक्स सोल्ट होते हैं ना, वो इक्विमोलर रेशियो में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे ये 4:1 में लिया है, तो मैम ये रिएक्शन हमें याद करनी है कि देखो वैसे तो कोई नहीं पूछेगा, बट ये वाला एग्जांपल ध्यान रख लो जो मैं करवा रही हूँ बस। देखो अब यहाँ पे क्या है, इधर देखो ये मैम, ये क्या बन गया, ये है क्या, इसी को ही बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लेक्स सोल्ट। अब जो ये बना है सोल्ट, ध्यान से सुनो, बना तो दो सोल्ट से मिलके है, लेकिन जब आप इसको बेटा पानी में डालोगे ना, कुछ अतरंगा सा आपको दिखाई देगा। क्या अतरंगी दिखाई देगा तुम्हें, अतरंगी ये दिखाई देगा कि मैम ध्यान से सुनना, जब ब्रैकेट के बाहर है, क्या है ब्रैकेट के बाहर, K4, तो मैम पानी में डालने के बाद वो तो 4 पोटेशियम आयन दे देगा, लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर है मैम वो तो टस से मस नहीं होगा मैम, वो तो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो अगर ये 4K+ है तो यहाँ पे 4 नेगेटिव होगा, सो दैट ओवरऑल चार्ज इज न्यूट्रल। बोलो, तो यहाँ पे क्या होता है, पहले सुन लो, किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचना कि समझ में नहीं आया, पहले आप सुनोगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन भी छोड़ो, कॉम्प्लेक्स सोल्ट में क्या होता है मेरा बेटा, जो आपका सोल्ट होता है ना, उसमें क्या होता है, जो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी, जो ब्रैकेट के अंदर एंटाइटी होते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है वो बिल्कुल वैसे का वैसे रहता है, वो डिसोसिएट नहीं होता है। और जो ब्रैकेट के बाहर होता है, बेशक वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड, वो पानी में आयनाइज हो जाता है, ठीक है। अब एक बात सोच के थोड़ा सा देखो, पानी में आयनाइज कौन होगा, आयनिक कंपाउंड ही होते हैं आयनाइज, बोलो यस और नो, है ना। कोवलेंट कंपाउंड तो कैसे होगा, उनके बीच तो शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ, तो भाई साहब कैसे होगा। तो यहाँ पे अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, आयरन और साइनाइड के बीच में कैसे बॉन्डिंग होती है, अभी ये मत जानना कि कैसे हुई, अभी मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को ये। तो बेसिकली इस तरीके से जो है, ये जो कार्बन है ना, जो CN है, वो इस तरीके से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं। अब ये कैसे बनेगा सब मैं बताऊंगी, टेंशन नहीं। अगर एक बात बताओ, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्या पानी में डालने के बाद ये डिसोसिएट होंगे, नहीं मैम नहीं होंगे, ये तो वैसे का वैसे ही रह जाएगा। बोलो क्या कहते हो। तो इनमें क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, वो कैसे होती है वो सब तुम्हारे आने वाले कुछ मिनटों में और आने वाली क्लासेस में पता चलेगा। अभी ये ध्यान रखो ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि इनके बीच है भाई साहब, इनके बीच में बन रहा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो भाई साहब नहीं टूट पाएंगे, नहीं आयनाइज ये हो पाएंगे पानी में जाने के बाद, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वो एडिशन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कुछ कंस्टिट्यूएंट आयंस मॉलिक्यूल अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, जैसे पोटेशियम ने तो कर दी, लेकिन बट दे डोंट ब्रेक अप, सारे इंडिविजुअल आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता, ठीक है। यानी कि ब्रैकेट वाली क्वांटिटी वैसे की वैसे रहती है, उसके बाहर जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। बोलो क्या कहते हो। तो Yes, यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, एक बार इसको मैं हटा रही हूँ क्योंकि इसको तो मैं अभी दोबारा भी बताऊंगी। तो यहाँ पे जो आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं वो ये ध्यान रखने हैं, देखो जी क्या ध्यान रखना है कि डज नॉट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी, बोलो yes, ma'am. ठीक है, डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी। उसके अलावा अगर मुझे बोलना है कि बेटा K+ का पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा, हाँ मैम आ जाएगा क्योंकि वो तो आयंस की फॉर्म में टूट गया है। अगर मैं तुम्हें बोलूं क्या Fe+2 और साइनाइड का टेस्ट आ जाएगा, तो आप बोलोगे नहीं मैम, तो नेगेटिव आएगा क्योंकि मैम ये तो आयंस में टूटे ही नहीं। अगर ये आयंस में ही नहीं टूटे तो इनका हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे। अगर हमें Fe+2 का करना है तो भाई साहब Fe+2 अकेला होना चाहिए था, साइनाइड अलग होना चाहिए था, लेकिन ये तो भाई साहब बॉन्ड बना के बैठे हैं, कोवलेंट तो कैसे होगा। क्या इतना समझ में आया तुम लोगों को, बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Fe+2 और यहाँ पे मैं बोलूं साइनाइड, 6 साइनाइड है ना, तो ये नहीं टूटेंगे,
अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल आयंस कितने हो जाएंगे, 4 और एक ये पूरा, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो। हाँ मैम ये समझ में आया। अब देखो मैंने तुम्हें बोला कि इनके बीच में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तभी तो इनको क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे बात आती है, हेडिंग डालो सारे बच्चे, इनमें जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स आएंगी वो मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगी। तो सबसे पहले लिखो ये जो यहाँ पे बोल रहे हैं, तो वो यही बता रहे हैं एक्चुअली जो मैंने भी बताया ना। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, ध्यान से देखो मेरा बेटा, जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ये क्या है, याद करो, ये तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, ये तो ट्रांजिशन मेटल है। तो यहाँ पे एक मेटल होता है, मेटल यहाँ पे आयरन है, और जो जो किससे अटैच होता है बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से या आयन से। मतलब न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे मेरा बेटा, जैसे आप लोगों का हो गया वोटर हो गया है ना, वोटर हो गया, अमोनिया हो गया है ना, ये न्यूट्रल है। आयंस बोले तो जैसे अनायनिक और कैटायनिक, अनायनिक में अगर मैं लिखूं Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, है ना, NO3 नेगेटिव हो गया, ये आयंस के। तो मेटल बेसिकली कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मेटल किससे अटैच होते हैं बेटा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल या आयन से अटैच होते हैं। तो यहाँ पे वो कौन कौन से हैं, ये है साइनाइड, देख रहे हो इस तरीके से। यस मैम। देखिए मेरा बेटा 4 नेगेटिव, कितना आएगा इस पे, 4 नेगेटिव का, और यहाँ पे क्या होगा 4 के प्लस। ठीक है जी, बोलो। तो ये Yes, तो ma'am. है कोवलेंट बॉन्ड। अब हम देखते हैं कि ब्रैकेट की क्या है, कुछ कुछ चीजें आप लोगों को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखो मेरा बेटा। यहाँ पे इनके ना सबके नाम दिए हुए हैं, देखो। तुम एक बार बताओ, जब इनको मैं पानी में डालती हूँ तो पोटेशियम तो अलग हो जाते हैं ना, मतलब पोटेशियम तो आयंस में टूट जाता है। तो जो ब्रैकेट के बाहर है उसको हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेबल स्फीयर बोलते हैं। मतलब जो आयंस में क्या हो जाता है, डिसोसिएट। सारे बच्चे ये लिख के एग्जाम्पल जो मैंने एरो लगा के लिखे हुए हैं वो सारे बच्चे मेंशन करेंगे, ठीक है। तो जो ब्रैकेट Okay, के ma'am. बाहर लिखा होता है, लिखा हो या फिर कोई राइट हैंड साइड में लिखा हो, अभी देखो सिर्फ मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, अभी बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है जो तुम्हें पढ़ने बाकी हैं। तो ब्रैकेट के बाहर जब भी कोई मैं बात करूँ तो बोल देना वो आयनाइजेबल स्फीयर है, ठीक है। उसके बाद है ये क्या है, ध्यान से देखो, Fe क्या है आपका, सेंट्रल मेटल आयन है आपका, क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। आप कोऑर्डिनेशन में मोस्ट ऑफ द जो सेंट्रल मेटल आयन होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, मोस्ट ऑफ द कौन कौन से होंगे, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होंगे। मेरी वीडियो में लैग आ रहा है क्या, यस मैम, बीच में आवाज रुक रही है। अच्छा सबके लिए हो रही है ना, No, ma'am. No, ma'am. अच्छा एक एक्चुअली ना हो सकता है इश्यू, क्योंकि ना एक्चुअली मेरा वाईफाई काम नहीं कर रहा, तो मैंने अपने फोन से कनेक्ट किया हुआ है, तो थोड़ा नेटवर्क उसका हो सकता है स्टेबल ना हो। तो मैं अपना कैमरा बंद कर लेती हूँ, अभी आ रही है आवाज सही से, यस ठीक। हाँ तो तुम्हें मेरे फेस के एक्सप्रेशन नहीं दिखेंगे, ठीक है। देखो बेटा इधर, ठीक है। और ये आयरन है, ये क्या होगा, ये सेंट्रल मेटल आयन होगा। अच्छा अब ये जो देखो जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। धीरे धीरे देखो, एकदम से अपने आप से मत एक्सपेक्ट करना कि मैम सारा आ जाएगा, आपको घर जाके उसको रिवाइज करना। आप लोगों को शायद बोला भी जाता है ना, रिवीजन तो बहुत जरूरी है ना। रिवीजन करना क्लास नोट से हद ज्यादा जरूरी है, वो नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो ब्रैकेट के देखो सिंपल सी बात आ गई ना समझ में, जो ब्रैकेट के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो ब्रैकेट के बाहर आयनाइजेबल स्फीयर, ठीक है। अच्छा अब ये आयरन क्या है आपका,
जो ब्रैकेट के अंदर पहले लिखा होता है वो होता है तुम्हारा सेंट्रल मेटल आयन, और जो 6 है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। मैम ये क्या होता है, ये मैं आगे सिखाऊंगी तुम लोगों को, ठीक है, कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। ये साइनाइड क्या है, लीगेंड है। अब लीगेंड भी क्या होता है, अभी जस्ट 2 मिनट दो, मैं वहां पे बताती हूँ आपको क्या है। अब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, अनायनिक कॉम्प्लेक्स। अनायनिक मतलब समझ रहे हो, देखो 3 तरह के कॉम्प्लेक्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, मैं यहाँ बता देती हूँ कौन कौन से। न्यूट्रल, केटाइनिक और अनायनिक, ठीक है। न्यूट्रल कौन से होंगे, हिंदी में लिखती हूँ, ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, ब्रैकेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है। यस मैम। और केटाइनिक क्या होगा, ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा कुछ, है ना, और अनायनिक का मतलब ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। बस सिंपल सी बात है। जैसे देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा ये वाला कंपाउंड कैसे है, जरा नजर दौड़ाओ, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है पोटेशियम 4 है, और पोटेशियम पे +1 का होता है, तो 4 पे कितने का होगा, +4 का होगा ना। तो इस पे कितने का होगा, -4। तो एक बात बताओ, ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, अगर मैं काउंटर आयन को अलग कर दूं और ऐसे रिप्रेजेंट करूं, तो ये कैसा टाइप का कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक, अनायनिक या न्यूट्रल, अनायनिक। तो इस तरीके से जो है आपको पता चलता है कि मेरा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, कैटायनिक है, अनायनिक है, न्यूट्रल है। कोऑर्डिनेशन नंबर मैं भी बताऊंगी, लिगेंड में भी बताने वाली हूँ। इसके अलावा किसी को कोई डाउट आया तो आप लोग मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो बेटा, बेझिझक पूछ सकते हो। रविंदर, प्रतीक, आकाश, गुरविंदर, सुहानी, सौम्या, यस मैम। आंशी, हो गया सबको, मनप्रीत, अंशिका, हरमीत जी, हो गया। हरमीत है क्या क्लास में? हाँ जी मैम। हाँ, थोड़ा सा ध्यान दो। जश्नप्रीत, वेरी गुड, मोस्टली बच्चों का हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लिगेंड क्या होता है। जल्दी से फटाफट से एक काम करो, ये लिगेंड को लिख लो। जितने भी मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं फटाफट से अपनी नोटबुक में लिखो, क्योंकि जो जो मैं क्लास में लिखूंगी वो तुम्हारी नोटबुक में होना चाहिए, बहुत ही सुंदर, ठीक है। सुंदर का मतलब ये नहीं कि तुम अलग अलग पेन यूज करोगे, जिस जो भी पेन यूज कर रहे हो आपको समझ में आना चाहिए, बस जल्दी से लिखो और मुझे जो है कंफर्म करो। लिख लो इसको। ठीक है, लिख लिया है सबने? यस मैम। चलो अब देखते हैं लिगेंड होता है। लिखो लिखो जल्दी लिखो। देखो बेटा, लिगेंड वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दे सके, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे जो लिगेंड होंगे बेटा आपके, अनायन भी हो सकते हैं, मतलब अनायनिक लिगेंड भी हो सकते हैं, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। कैटायनिक भी हो सकते हैं, कैटायनिक में सबसे पॉपुलर एग्जांपल है NO+, लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं होता, ज्यादातर आपके अनायनिक और न्यूट्रल आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कैटायनिक भी होते हैं, बट जेई के हिसाब से बताऊं तो अनायनिक और न्यूट्रल देखने को मिलते हैं। जैसे देखो, न्यूट्रल में अमोनिया हो गया, है ना, वाटर हो गया, आप देख पा रहे हैं क्या, वाटर के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है देने के लिए, नाइट्रोजन के पास है ना, फ्लोराइड के पास है, मतलब फ्लोरीन के पास है, क्लोरीन के पास है। तो लिगेंड क्या होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है देने के लिए, और जो किसके साथ कंबाइन होते हैं मेरा बेटा, मेटल के साथ कंबाइन होते हैं,
तो वो क्या बनाते हैं, वही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या यू कैन से कॉम्प्लेक्स सोल्ट कॉम्प्लेक्स आयन, उन्हीं को ही हम लिगेंड्स बोलते हैं। अभी चलूंगी बताऊंगी कि कौन कौन से प्रकार के आपको लिगेंड जो है ध्यान रखने हैं, ठीक है। फिर वही बात बोल दी, दे एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, और इन्हीं को ही क्या बोलते हैं हम, लुईस बेस भी बोलते हैं। तो एक बात बताओ, वो इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे होंगे मैम, सेंट्रल मेटल को दे रहे होंगे, और किसको दे रखे होंगे, क्योंकि बेटा आपको याद है जब मैं आपको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पढ़ा रही थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ना कि उनके पास क्या होता है, डी ऑर्बिटल होती हैं, खाली भी होती है उनके पास। तो एक बात बताओ, जो यहाँ पे मेटल होगा ना, मेटल वो कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन के प्रति भूख, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, ठीक है। मेटल जो Yes, होगा ma'am. यहाँ पे क्या कंसिडर करने वाले हो आप, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, लिगेंड देगा। और जब लिगेंड इलेक्ट्रॉन को देगा मेटल को, तो वहां पे कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता ही कब है, जब एक के पास देने के लिए हो और दूसरे के पास खाली जगह हो लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि कितने, मान लो एक लिगेंड है, अभी मैं बताऊंगी कौन कौन से हैं, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड, मतलब सेंट्रल मेटल को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे जा रहे हैं, वो उसकी डेंसिटी के बराबर होता है। मैम ये क्या होता है, चलो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ ये डेंसिटी होता क्या है, ठीक है। चलिए बताइए, अभी तक क्लियर है। और आपको पता जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है वो लुईस एसिड भी उसको कहते हैं, ठीक है। हाँ जी पूछिए। मैम जो ये इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमेशा पेयर्स में ही डोनेट होते हैं, मैम सिंगल देखो इलेक्ट्रॉन नहीं डोनेट होता। देखो, जब अमोनिया है, अमोनिया के पास ये लोन पेयर है ना, तो जब आप किसी के साथ बॉन्ड बनाते हो तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं ना, बोलो। अगर Yes. मान लो लेट से आपके पास लेट से आयरन है, ठीक है, और आपके पास नाइट्रोजन है, तो जब आप बॉन्ड बनाओगे तो कैसे बनाओगे, ये देना पड़ेगा ना आपको, पूरा पेयर देना पड़ेगा आपको, एक थोड़ी ना दोगे, है ना, पूरा Yes, ma'am. पेयर दोगे आप, ठीक है। चलिए आगे आइए, चलो हेडिंग डालो, कौन कौन से टाइप के लिगेंड है। सबसे पहले आते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड का मतलब क्या होता है, जिनकी डेंसिटी 1 होती है। इसका मतलब क्या होता है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स मेरा बेटा वो लिगेंड्स होते हैं जो कि फॉर्म 1 कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल आयन। मैम ये क्या हुआ, अभी बताती हूँ। देखो सबसे पहले मैं लिखने जा रही हूँ न्यूट्रल लिगेंड्स के बारे में। न्यूट्रल का मतलब बताओ, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। बेटा मैं किसी से भी जिस पे कोई किसी चार्ज। का भी नाम मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकती हूँ, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकती हूँ, तो क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव रहो। गुरविंदर मैम। समझ में आया। मैं- न्यूट्रल, यस मैम। न्यूट्रल कौन से होते हैं, जिनपे भाई कोई चार्ज ही नहीं होते। जैसे देखो वाटर, वाटर पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। अब मेटल के पास क्या है, खाली जगह है लेने के लिए। अभी मैं पीपीटी बताऊंगी तो दिखाऊंगी भी सी कैसे है उसके पास खाली जगह। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकते हैं। ध्यान रखना एक टाइम पे एक ही लोन पेयर होता है, ऐसे मत सोचना कि ये भी दे देगा और ये भी दे देगा, नहीं ऐसा नहीं होता, दोनों में से एक ही देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि मेटल के साथ कितना कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना, एक बना, इसीलिए ये कैसा लिगेंड हो गया, मोनोडेंटेट हो गया, ठीक है। ऐसे देखो सीओ का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है, देखो ये तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बन देगा, तो कार्बन कैसे देगा मेटल को मैम, ऐसे। तो कितने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं मैम, एक। अमोनिया में देखो, 1। अमोनिया में यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1। तो ऐसे वाले लिगेंड्स जो कि एक कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ऐसे लिगेंड्स को हम मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं, जिनकी डेंसिटी 1 होती है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से लिगेंड है जो आपको ध्यान रखने हैं, एक तो वाटर हो गया, एक आपका कार्बोनिल हो गया, और एक आपका अमोनिया हो गया, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है, आयुपेक नेमिंग का मतलब क्या है, जैसे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आयुपेक नेमिंग करते हो,
वैसे ही आप यहाँ पे भी करते हो। अभी अपना एक टॉपिक भी है आयुपेक नोमेनक्लेचर, तो वहां पे हम वोटर को वोटर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे। अगर आप एक्वा। अभी से याद कर सकते हो अभी से कर लो, नहीं तो आगे जाके तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ठीक है। सीओ को हम कार्बोनिल बोलते हैं, जो उसका नाम होता है। अमोनिया को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं इनऑर्गेनिक में, जब हम आयुपेक नेमिंग करते हैं, अमीन लिखते हैं। और ध्यान रखना ये वो वाला अमीन नहीं है AMINI, नहीं, यहाँ पे डबल एम आता है। जितनी जल्दी इन चीजों को याद कर लोगे हो जाएगा। प्रतीक हो जाएगा, प्रतीक, प्रतीक नहीं है क्या क्लास में? यस मैम। कहाँ ध्यान है भाई तुम्हारा, है सुहानी? मैम क्लास में। यस मैम। जो बच्चे एनसीईआरटी टारगेट कर रहे हैं ना, उनको मेरी क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी, क्योंकि आप लोग अगर जितना मैं पढ़ा रही हूँ वो सब एनसीईआरटी में गिवन है, वो आप लोगों को करना ही करना है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जहाँ पे देखो मैं तुम्हें बताते हुए चलूंगी, सुनो, कृपा माइक म्यूट करो, मैं तुम्हें बताते हुए चलूंगी कि ये चीज एनसीईआरटी में है और ये नहीं है। जो नहीं है वो आप थोड़ा सा ऊपर लिख लीजिएगा कि एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया है एवरीथिंग इज मेंशन इन योर एनसीईआरटी, तो अगर आप वो छोड़ गए तो बोर्ड में भी नंबर नहीं आएंगे। और मैं बता रही हूँ बोर्ड्स का लेवल भी अब वैसा नहीं रहा जैसे पहले आता था। ठीक है बेटा, और भी है कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स, देखो कौन कौन से हैं जो तुम्हें ध्यान रखना है। PPH3 है। PPH3 क्या होता है? ट्राइफिनाइल फोस्फीन होता है। देखो ऐसे बनता है, ट्राइफिनाइल मतलब 3 फिनाइल रिंग होंगे, देखो ऐसे। देखो, और फोस्फोरस पे क्या होगा, लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे फोस्फोरस जो है वो डोनेट कर रहा है मेटल को। ठीक है, उसके अलावा पिरिडीन, पिरिडीन ये होता है, इसके पास भी देखो देने के लिए है लोन पेयर, ये भी मोनोडेंटेट है। मिथाइलमीन, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है देने के लिए। नाइट्रोसिल, ये भी क्या है, ये भी क्या है आपका, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ये भी क्या आपका, मोनोडेंटेट लिगेंड है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। चलिए आइए, उसके ये ध्यान रखना, अभी तक मैंने आपको न्यूट्रल लिगेंड बताए हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ जो मोनोडेंटेट है लेकिन अनायनिक है। अनायनिक का मतलब समझ गए ना, जिन पे माइनस का चार्ज है, वो वाले कौन से हैं? देखो ये तो बहुत पॉपुलर है, देखो ना, तुम्हें आराम से याद हो जाएंगे। क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना। और जब इसका आयुर्वेद नेमिंग करोगे तो क्या होगा, क्लोराइड दो, ब्रोमाइड दो, आयोडाइड दो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइड्रोक्सो। ठीक है, ये क्या था, याद करो नाइट्रेट था, ये याद करो नाइट्रेट था ये। ठीक है, तो Yes, जितने भी मैंने लिखे हुए एटलीस्ट उनको थोड़ा सा याद करोगे। उसके बाद है बेटा अमाइडो। अमाइडो ये बेसिकली क्या होता है, NH2 नेगेटिव, ये होता है अमाइडो। ठीक है, अगर तुम मान लो इसमें से एक H को हटा दोगे तो 2 नेगेटिव का चार्ज आ जाएगा, तो ये बन जाएगा इमिडो। अगर एक और H हटा दोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा नाइट्राइडो। मतलब कॉमन नेम तो नाइट्राइड होगा, वैसे आयोपेक नेमिंग के हिसाब से जो इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे वो आपका नाइट्राइड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर आओ, ये क्या है, ये देखो, ये तुम्हारा अजाइड है। ध्यान रखना, नाइट्राइड और अजाइड में कंफ्यूज मत होना। नाइट्राइड का मतलब N के ऊपर 3 नेगेटिव, और यहाँ पे N3 के ऊपर नेगेटिव, वो अजाइड हो जाएगा। ठीक है, H के ऊपर नेगेटिव हाइड्राइड होता है। ठीक है, ऑक्साइड का मतलब O पे 2 माइनस का चार्ज होता है। क्या ये याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल बता दिया क्या मैंने तुम लोगों को? नो मैम। नो मैम। चलो मैं तुम्हें 10 सेकंड दे रही हूँ, फटाफट इसको देखो फटाफट, ताकि मैं आगे चलूं। एक एक चीज स्लाइड पे लिखी हुई आपको बेटा बहुत ध्यान से पढ़नी है, जब तक मैं ना कहूँ कि इम्पोर्टेंट नहीं है।
चलूं? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, उसके बाद है एम्बिडेंटेट लिगेंड्स। ये बहुत पॉपुलर है, यहाँ से जेई में सवाल आते हैं। एम्बिडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, पहले तो अपने दिमाग में बिठाओ, ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं। ये मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं। तो मैम क्वालिटी इसमें क्या लग गया, फिर तो हम इसको मोनोडेंटेट ही बोल देते हैं। नहीं, इसमें थोड़ी सी, मोनोडेंटेट तो है ही, बट इसमें क्वालिटी है क्या। देखो, आपको वो वाले मोनोडेंटेट लिगेंड्स लेने हैं जिसमें दो डोनर एटम होंगे, मतलब दो डिफरेंट डोनर एटम होंगे। दो डिफरेंट का मतलब दो बंदे देने वाले होंगे, दो बंदे देने वाले होंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा। क्योंकि अगर मान लो, एक बात बताओ, अगर एक टाइम पे दो दे देगा तो मोनो थोड़ी ना रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? यस एक टाइम पे एक ही देना पड़ेगा, तभी आप उसको मोनो बोल सकते हो। तो ऐसे कौन कौन से लिगेंड है जो भाई साहब ये वाला शो करते हैं, एम्बिडेंटेट लिगेंड्स? तो ये तुम्हारे एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, फटाफट से इनको नोट डाउन कर लो। सबसे पहले है साइनाइड। देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन के ड्रोन पर। अब तुम एक बात बताओ, नाइट्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, कार्बन के पास भी, तो मतलब दोनों ही दे सकते हैं, है ना। तो यानी कि मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन दो डिफरेंट है, तो एक टाइम पे एक ही देगा, या तो नाइट्रोजन दे या फिर कार्बन दे, है ना। अगर मान लो सिर्फ कार्बन दे रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, साइनाइडो। देखो, अरे सॉरी, उसको क्या बोलते हैं हम, साइनाइडो सी, या सिर्फ साइनाइडो। ठीक है। अगर मान लो नाइट्रोजन भैया जी दे रहे हैं, नाइट्रोजन जी दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो उसको हम बोलते हैं आइसोसाइनाइडो बोल दो, या मतलब आयुपेक नेमिंग के हिसाब से, या फिर साइनाइडो एन बोल दो। एन क्यों लिखा है यहाँ पे, ये बताने के लिए कि अब नाइट्रोजन जो है मेटल को क्या प्रदान कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रदान कर रहा है। इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आता है ओसीएन। ओसीएन कैसे होगा, ऐसे होगा, ये देखो। अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो साइनाइडो ओ बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइनाइडो ओ। इसका नाम मैं दोबारा भी सिखाऊंगी, टेंशन मत लो। और अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं, साइनाइडो एन बोल देते हैं। बोलो क्या कहते हैं। लेकिन यस ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में डायरेक्ट सवाल आएगा। ठीक है, अच्छा जी। उसके अलावा एक और है, दो और है, एससीएन। इधर आओ। अगर नाइट्रोजन दे रहा है तो हम बोलते हैं थायोसाइनेटो एन, अगर सल्फर जी दे रहे हैं तो हम बोलते हैं थायोसाइनेटो एस। ठीक है, अच्छा एक और है, इधर देखो। देखो ध्यान से, इधर आओ। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, नाइट्रोजन भी दे सकता है और ऑक्सीजन भी दे सकता है। अगर ऑक्सीजन दे रहा है तो हम बोलते हैं नाइट्राइटो ओ, और नाइट्रोजन दे रहा है तो हम क्या बोलते हैं बेटा, नाइट्राइटो एन। ठीक है। वैसे इसका नाम क्या होता है, NO2 नेगेटिव का, इसका नाम होता है नाइट्राइट होता है। नाइट्रो भी लिखा होता है कहीं पे, नाइट्राइट भी लिखा होता है। ठीक है। जनरली क्या होता है, जहाँ पे एन से बॉन्डेड होता है ना, मतलब जहाँ पे नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, तो हम नाइट्रो बोल देते हैं उसको कॉमन नेम में, और लिखने में हम क्या लिखते हैं, नाइट्राइटो एन। और जहाँ पे ऑक्सीजन दे रहा होता है तो हम बस यहाँ पे ऑक्सीजन लगा देते हैं, ताकि ये पता लग पाए कि हमारा देने वाला कौन है। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस यस मैम। यस मैम। यस मैम। पक्का? अच्छा, वो आई है क्या, हरलीन आ गई क्या? नहीं आ पाई। चलो जल्दी से चैट बॉक्स में लिखोगे क्या, चलो चैट बॉक्स में नहीं, आप अपनी नोटबुक में, रफ नोटबुक में लिखो, कौन कौन से एम्बिडेंटेट लिगेंड है, फटाफट से लिखो। होते क्या है एम्बिडेंटेट लिगेंड, क्योंकि मैं टेस्ट लूंगी फिर तुम्हारा। जल्दी से लिख के बताओ मेरे को। एम्बिडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड्स ही होते हैं, जिनके पास दो डोनर साइड्स होती हैं, दो डिफरेंट, ध्यान रखना सेम नहीं होनी चाहिए, दो डिफरेंट होनी चाहिए, दो डिफरेंट, और लेकिन एक टाइम पे एक ही देगा। अगर दो दे देगा तो फिर मोनो नहीं रहेगा, वो कुछ और बाइडेंटेट बन जाएगा, वो भी मैं बताऊँ। ठीक है, तो एक टाइम पे क्या होगा, एक ही देगा।
ठीक है, जैसे आपका कौन कौन सा हो गया, CN नेगेटिव हो गया, कार्बन से भी दे सकता है, नाइट्रोजन से भी। ठीक है, उसके अलावा कौन सा हो गया, OCN हो गया, ऑक्सीजन से भी दे सकता है और कार्बन नाइट्रोजन से भी दे सकता है। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अच्छा उसके अलावा SCN नेगेटिव हो गया और NO2 नेगेटिव हो गया, ये सब जो है आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, यस मैम। चलिए उसके बाद है बेटा बाइडेंटेट लिगेंड्स। बाइडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं? बाइडेंटेट लिगेंड होते हैं जो होम होम टू कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब जिसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। ऐसे कौन कौन से हैं, बहुत पॉपुलर एग्जांपल है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सबसे पहला है इथाइलिन डाइमीन। इथाइलिन डाइमीन जिसको हम EN से भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपको इसका ये भी पता होना चाहिए किससे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, देखो इथाइलिन, इथीन क्या होता है, ये होता है, इथाइलिन क्या होगा, और डायमीन मतलब 2 नाइट्रोजन कनेक्टेड है। अब यहाँ पे तो लगा नहीं सकते क्योंकि 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो एक कम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लगा दोगे, NH2 NH2। ठीक है, तो ये बन जाएगा इथाइलिन डायमीन। देखो क्या स्ट्रक्चर होता है इसका, देखना एक बार, ऐसे। तो यहाँ पे देखो ना, देखो एक टाइम पे 2 देंगे, ये भी देगा मेटल को, ये भी देगा, तो ये कौन सी वाली कैटेगरी में आ जाएगा, बाइडेंटेट। और ये क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है इस लिगेंड पे। बोलो क्या कहते हो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, जहाँ पे भी ma'am. आपको लगे, जहाँ पे भी आपको लगे कि मैम नहीं मैम ये तो मेरे पल्ले पड़ा नहीं, आप दोबारा बताओ। ऑक्सलेट क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड सबने सुना है ना, ऑक्सैलिक एसिड Yes, ये। ma'am. अगर यहाँ से मैं 2 H+ को हटा दूं तो 2 नेगेटिव आ जाएंगे, मतलब यहाँ पे एक यहाँ और एक यहाँ, तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। ठीक है, अब तुम्हारा हो सकता है ये सवाल आए कि मैम ये क्यों नहीं दिया, तो बेटा या तो ये दे या ये दे, क्योंकि ये रेजोनेंस में है ना, तो दोनों में से कोई भी दे, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये बाइडेंटेट हो गया ना, और ये कैसा है, चार्ज कितना है इसके ऊपर, -2, तो इसको हम ऐसे -2। लिखते हैं, Minus. और इसका जो सिंबल होता है वो OX होता है। और यहाँ पे डोनर एटम कौन से हैं, 2 ऑक्सीजन एटम डोनर है और यहाँ पे 2 नाइट्रोजन थे। अंशिका ठीक है क्या, यस मैम। ठीक है, मुश्किल तो नहीं लग रहा, नो मैम। चलो अगर लग भी रहा है तो बच्चों ठीक है, इट्स ओके, आप लोगों के लिए नया चैप्टर है, आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद तीसरा एग्जांपल आता है ग्लाइसिनेटो। देखो आपने ग्लाइसिन हो सकता है सुना हो, ये होता है ग्लाइसिन, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नई चीजें है ना बेटा, तो वो लिख लिख के रिवाइज होंगी, ऐसे नहीं होंगी। अगर आप सोचो भाई साहब चलो भाई आसान सा चैप्टर आ गया, बहुत ही आसान, आसान है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ मुश्किल है, आसान का मतलब है अगर आपने पढ़ लिया तो क्वेश्चन बना लोगे, ऐसा वाला चैप्टर है। तो यहाँ पे ये होता है ग्लाइसिन, अगर यहाँ से बेटा एक H+ को हटा दूं तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, तो वो बन जाएगा ग्लाइसिनेट, और आयुर्वेदिक नेमिंग के हिसाब से बोलोगे ग्लाइसिनेट। तो कैसे बनेगा देखना इधर, ऐसे बनेगा, देखो अब यहाँ पे ये ऑक्सीजन भी दे सकता है और ये लोन पेयर, तो देख रहे हो आप, तो कैसा लिगेंड हो गया, ये बाइडेंटेट हो गया है ना, और चार्ज कितना है, -1। -1। ठीक है, क्या हो गया हर्ष, अरे क्या होगा, क्यों हंस रहे हो दांत फाड़ फाड़ के। चौथा है 2,2 डैश डायपिरिडिल। आपको ये 2,2 का छोड़ो, डायपिरिडिल क्या होता है, ये ध्यान से देखो, पिरिडीन पता है ना आपको, एक और बना दो, ये बन गया बायपिरिडिल या डायपिरिडिल। देखो ना, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो क्या हो गया, बाइडेंटेट, है ना, न्यूट्रल है। आपको पता होना चाहिए
कि न्यूट्रल कौन सा है और अनायनिक कौन सा, आपसे पूछा जाएगा पेपर में, फिर फंस जाओगे अगर नहीं पता होगा तो। ठीक है, तो ये बहुत फेमस क्या है आपके बाइडेंटेट लिगेंड है। एक और है बेटा, एक और है डीएमजी। डीएमजी का मतलब क्या होता है? डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिमेट। मैम ये तो बड़ा मुश्किल लग रहा है, लेकिन है नहीं, ध्यान से देखो। देखो पहले बना लो आप, मैं आपको बता देती हूँ। देखो डाई मिथाइल का मतलब समझ गए, 2 मिथाइल ग्रुप होंगे। ठीक है, क्लाइओक्साइम मतलब ये पूरी यूनिट होगी। ठीक है, तो डाई मिथाइल क्लोएक्साइम। तो अब यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है ना, और जो ऑक्सीजन के लोन पेयर हैं, ये नहीं देते हैं मेटल को। सिर्फ सिर्फ यहाँ पे 2 ही डोनर एटम होते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है डोनर एटम, और -1 का चार्ज है। मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऑक्सीजन के पास भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो क्यों नहीं दे पा रहा? क्योंकि मेरा बेटा जब ये कॉम्प्लेक्स बनाता है ना, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है निकल के साथ। अब तो सबको पता चल गया होगा निकल के साथ। तो जब ये निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है, तो वहां पे 2 डीएमजी की यूनिट होती हैं, और निकल बेसिकली +2 में होता है। कैसे? आइए, ऐसे होता है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। ये जो यूनिट है ना, इसको 2 बार बना दो। देखना एक बार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ मोस्ट। अगर आपको जेई का सवाल करना है तो ये पढ़ना पड़ेगा बेटा, ध्यान से देखेंगे। दो बार बना दो उसको, है ना, क्योंकि डीएमजी 2 बार है ना, इसलिए कह रही हूँ। यस मैम। एक बार और बना दीजिए, मैं दूसरे कलर से बना देती हूँ। यहाँ पे OH लगाइए, यहाँ पे O नेगेटिव। मैम इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? हाँ, किसने बताया? मैम मैंने। बिल्कुल, देखो यहाँ पे क्या होता है ना, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, देख रहे हो। और ये नाइट्रोजन है ना, देखो सबके पास लोन पेयर है, ये देखो। ये जो होते हैं निकल को क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होते हैं। तो इनमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। क्या सबको दिखाई दे रहा है? दैट इज वाई यस यहाँ पे देखो ना, इसीलिए मैं कह रही थी कि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन जो है वो डोनर एटम होंगे, क्योंकि इनमें ये किस में इन्वॉल्व हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व। तो हाउ मेनी हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग? 2। ठीक है, अब देखो ना यहाँ पे ये माइनस का चार्ज तो बचा ही नहीं, इसीलिए ये न्यूट्रल हो गया निकल का। अभी मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाऊंगी, वहां बता दूंगी, अभी के लिए ये। और बेटा जो इसका कलर आता है ना, बड़ा ही खूबसूरत कलर आता है, पता है कौन सा आता है? चेरी रेड कलर का प्रेसिपिटेट आता है, प्रेसिपिटेट इतना सुंदर। या फिर कुछ बुक्स इसको लिखते हैं रोजी रेड प्रेसिपिटेट, बहुत ही सुंदर कलर आता है। अब तुम देखो निकल के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 4। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ये बनाता है, बताया था, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा तुमने शायद। स्क्वायर Yes, प्लेनर कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ये बनाता है। ठीक है, अच्छा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ, तुम खुश हो जाओगे। आइए, अगर तुम्हें मान लो तुमसे मैं पूछूं कि ये वाले कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितनी 5 मेंबर्ड रिंग है और कितनी 6, तो तुम बता पाओगे? सोचो। हाँ मैम, कोशिश करते हैं। देखो इधर देखो, 1 2 3 4 5 दिख रही है 5 मेंबर्ड रिंग, जहां पे मैंने नंबरिंग करी है ऐसे 1 Yes. 2 3 4 5। तो हाउ मेनी 5 मेंबर्ड रिंग? 2। 2। कितनी? 2। पक्का सबको दिख रही है? ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं दिख रही तो बता दो भाई, जिसको नहीं दिख रही है तो बताओ मेरे को, फिर बताऊं मैं। अच्छा 6 मेंबर रिंग कितनी है? नजर दौड़ाए, 6 मेंबर रिंग, ध्यान से देखो। मैं येलो वाले को हटा रही हूँ, येलो वाले को हटा रही हूँ, ध्यान से देखो। 6 मेंबर रिंग दिख रही है कि भी कि नहीं है, ध्यान से देखते चलो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर आओ, 1, ठीक है, 2। इस OH को मैं ऐसे लिखूं, ध्यान से देखना एक बार, ऐसे देखो, Yes, मैम। 3 4 5 6। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? मैम हो गया।
और ऐसे ही ऊपर बनेगी 6, तो 6 मेंबर रिंग कितनी हो जाएंगी? ठीक है ना, तो बताओ क्या ये सवाल मुश्किल है? हम बहुत आसान। नो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, 23 में आया था सवाल, 24 में आया था, 25 में आया था। 23 में आया था, 24 में आया था, 25 में आया था। सवाल क्या है? रेडी हो जानने के लिए? बताइए। यस मैम। ठीक है, तो आपको मैम पता होना चाहिए निकल यूज होता है इसमें, सेंट्रल मेटल आयन, चेरी रेड प्रेसिपिटेट या रोजी रेड प्रेसिपिटेट, स्क्वायर प्लानर है, 5 मेंबर रिंग 2 होती है, 6 मेंबर रिंग 2 होती है। कौन से और कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है? यहाँ पे 2 होती है। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो। हाँ बोलो बेटा। मैम 15 मिनट्स ही रह गए। अच्छा अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन कर दो फिर फटाफट। ये तो सब बता दोगे अभी मेरे को, बताओ भाई। मेटल आयन कौन सा होगा जहाँ पे? आप कंफ्यूज मत हो स्टेटमेंट को पढ़ने से। कोई वो कह रहे हैं कि कोई एक अमोनिकल मेटल सोल्ट है, मतलब जिसमें अमोनिया मेटल है, वो रेड प्रेसिपिटेट दे रहा है ऑन एडिशन ऑफ डाइमिथाइल ग्लाइकोसाइड, यानी कि वो पक्का मेटल क्या रहा होगा? निकल रहा होगा। निकल। जैसे देखो एक ये भी क्वेश्चन आया था, ये देखो ये वाला आपसे पूछा था, कॉम्प्लेक्स ऑफ निकल आयन एंड डाइमिथाइल ऑक्साइड कंटेन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन? टोटल कितने हाइड्रोजन थे? कोई बता सकता है मेरे को? टोटल टोटल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं, टोटल हाइड्रोजन बच्चों, भूल गए? हाँ जी फिर बोलो। 12 वेरी गुड। 12 होंगे या ज्यादा होंगे? मैम अरे भूल 14। गए क्या तुम? हाँ यही तो था सवाल, 14 हो जाएंगे। टोटल पूछे हैं। अगर वो पूछता कितने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है तो आंसर 2 आता। अगर मान लो वो बोलता कितने ऐसे हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर क्या होता तुम्हारा? 12 आंसर हो। समझ गए? तो 12 इस यस है Yes. पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा ओके। बाकी मैं फिर नेक्स्ट क्लास में करवाती हूँ तुम्हें, ठीक है? और अभी मैं एक बार पेपर डिस्कस आप लोगों को करा देती हूँ, ठीक है? आप रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप मुझे बताइएगा है ना किसमें डाउट है आप लोगों का, सो दैट मैं वो आप लोगों को करवा। ठीक है, चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। चलिए देखो स्क्रीन विजिबल है? नो मैम। यस अभी Yes, ma'am. यस मैम। चलो अब मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन हुआ था क्या? इनमें से पूछा था आपसे कौन सा लीस्ट एनर्जी है, मतलब लीस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब किसको तोड़ने के लिए जो है कम एनर्जी देनी पड़ेगी? जो लंबा बॉन्ड होगा उसको तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बताओ लंबा बॉन्ड कौन सा है? बताओ। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टिलोरियम। साइज किसका बड़ा है? इसका, यानी कि टिलोरियम टिलोरियम के बीच में सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगा, तो इसीलिए सबसे कम एनर्जी किसमें लगेगी बेटा? इसमें लगेगी। ठीक है, ये बेटा आपका सॉल्यूशन चैप्टर से भी बोल सकते हो, और ये नोबल गैसेस के यूजेस में भी है एनसीईआरटी में। तो कौन सा मिक्सचर लेके जाते हैं डाइवर्स जब वो सी में जाते हैं? ऑक्सीजन सिलेंडर जिसमें आपका हीलियम भी मिक्स होता है, हाँ, हीलियम और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर होता है। थर्ड हो गया था क्या? मुझे बता दीजिए कौन सा नहीं हुआ था, थर्ड फोर्थ में से कौन सा नहीं हुआ था? सबका हो गया था। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है सल्फर से, फिर भी वो कह रहे हैं H2S ज्यादा एसिडिक होता है। बताया था मैंने, क्योंकि HS का बॉन्ड वीक होता है, बिकॉज सल्फर और हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनका बॉन्ड छोटा है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, उनका स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए। रविंदर हो गया था। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इनमें से बताओ कौन सी प्रॉपर्टी तुम्हें गलत दिखाई दे रही है? मैम ये वाली, मैम F2 की थोड़ी ना होती है सबसे ज्यादा, तो आपने बताया था CH2 की होती है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी।
है ना, फिर ब्रोमीन की होती है, फिर F2 की होती है, फिर आयोडीन की होती है। चलिए, फिफ्थ में सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव, आपको पता है ये फ्लोरीन का आगे तो किसी की हिम्मत ही नहीं है। फ्लोरीन। ठीक है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है भाई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फटाफट जाएगा -1 में। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, नीचे जाते वक्त बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन का बॉइलिंग पॉइंट। Xenon। यहाँ पे देखो वो कह रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मेन कंपोनेंट्स होते हैं एटमोस्फेयर में, बट वो रिएक्ट नहीं करते इतनी आसानी से। देखो क्या लिखो, बट दीज डू नॉट रिएक्ट टू फॉर्म ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इजिली। और इसका रीजन बोला हुआ है कि भाई साहब इनकी रिएक्शन करवाने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। मैंने शायद क्लास में कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं किया था, तो आप इसको नोट्स में लिख सकते हो, चांसेस कम है ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल लिख सकते हो। तो यस, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आप नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन करा रहे हो तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी, आसानी से नहीं रिएक्ट करेंगे। तो दोनों ही ठीक है बेटा, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अच्छा। फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन, व्हाइट फॉस्फोरस बताया था मैंने स्ट्रक्चर, ये था, याद करो ये था। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, P4 की बताया था 0 है। और कोवेलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बना रखे हैं इसने, फॉस्फोरस ने, 1 2 3। ये आंसर आ जाएगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल केमिकली लेस एक्टिव है, क्यों है भाई साहब, बताओ भाई क्यों है, क्यों है? मैम हाई डिसोसिएशन। हाई डिसोसिएशन, शाबाश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था, तो आप इसको काटा लगा दो। ठीक है, वैसे मैं बता देती हूँ, इसमें जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो आपका ब्लैक फॉस्फोरस होता है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो, अगर नहीं आता था तो गूगल नहीं करना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आयनिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, याद करो। डाउन द ग्रुप क्या होता है, बढ़ता है, तो हमें पता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। डाउन द ग्रुप बढ़ेगा, सबसे ज्यादा बिस्मथ, फिर एंटीमनी और फिर आर्सेनिक। क्वेश्चन नंबर 12, मैंने याद करो डायरेक्ट बताया था मेल्टिंग पॉइंट का, ये ध्यान रखना हाइड्राइड नहीं है, तो याद करो बताया था असा मतलब ऐश्वर्या, सब बीमार, बीमार, फॉस्फोरस और लास्ट में नाइट्रोजन आता था, याद करो। तो यहाँ तो नाइट्रोजन का ज्यादा है, हटाओ। यहाँ तो सबसे ज्यादा बिस्मथ का बोल रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या आएगा तुम्हारा, ए आ जाएगा। 13 बताओ, 13 में कोई दिक्कत है? इनमें से कौन सी एलिमेंट सही है? सारी सही है बेटा। ग्रुप 50 एलिमेंट्स हैं, डाउन द ग्रुप जाते हो तो नॉन मेटेलिक से मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, याद करो, जिसमें मैंने कहा था नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटल और इससे बिस्मथ मेटल है। तो ये तो मैम सारी की सारी ठीक है। ये देखो, ये भी सिलेबस में नहीं है, मैंने अब देखा था ना पेपर, सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। क्लोरीन पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट की तरह क्यों यूज करता है मेरा बेटा? क्योंकि जब बेसिकली इसकी रिएक्शन होती है ना, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है किसकी वजह से होता है, यहाँ पे जब रिएक्शन होती है HCl के साथ, तो यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन मिलता है, मतलब ऑक्सीजन मिलता है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो अगर मान लो कोई भी कलरलेस आप सब्सटेंस ले रहे हो, कलरलेस सब्सटेंस ले रहे हो, तो वहां पे अगर क्लोरीन है तो बेसिकली वो किसकी तरह बिहेव करता है, पावरफुल ब्लीचिंग एजेंट की तरह, तो वो कलरलेस हो जाता है, कलर्ड से हो जाता है वो कंपाउंड। एक सेकंड, एक मिनट, मतलब अगर मान लो लेट से आपका कंपाउंड है ना, कोई कलर्ड है, कोई कलर्ड कंपाउंड है, तो अगर वहां पे क्लोरीन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पे वो ब्लीचिंग एक्शन दिखाता है, कलर्ड वाला कलरलेस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो, वैसे ही आपके सिलेबस में नहीं है। आयोडीन का साइज बताओ, नेगेटिवली चार्ज वालों का ज्यादा है, वेरी गुड, और सबसे कम जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। ये देखो यहाँ पे F नेगेटिव और Cl नेगेटिव के बारे में बताना है, तो ध्यान से देखो, याद करो, मैंने तुम्हें बोला था कि F2 बहुत जल्दी F नेगेटिव में जाना चाहेगा, याद है? तो ये 0 से -1 में जाना चाहेगा। अगर मैं कहूँ कि ये चीज होना चाहेगी क्या आराम से, तो ये चीज इतना जल्दी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए
तो वो कह रहा है कि Cl नेगेटिव इजिली इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये तो बात ठीक है, F नेगेटिव नहीं दे सकता ज्यादा, वो तो F नेगेटिव में बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि F नेगेटिव में याद करो ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होती थी, याद करो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती थी। तो Cl नेगेटिव आराम से दे सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, बट F नेगेटिव नहीं देगा। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो। यस Yes, मैम। ma'am. अब वो कह रहे हैं Cl नेगेटिव बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद को ऑक्सीडाइज। तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट नहीं होगी, ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली तो होगी, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो F नेगेटिव तो नहीं करना चाहेगा भाई खुद को ऑक्सीडाइज जल्दी से, तो Cl नेगेटिव कर जाएगा। ठीक है, अच्छा Cl नेगेटिव छोटा है साइज में? नहीं मैम, Cl नेगेटिव तो बड़ा है, नो मैम। तो थर्ड तो हो ही नहीं सकता। और फर्स्ट सेकंड ठीक है, आपको फोर्थ चेक करना पड़ेगा। अब बताओ क्या F नेगेटिव जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा एज कम्पेयर टू Cl नेगेटिव? नहीं मैम, तो ये भी नो गलत मैम। नो मैम। आंसर आ गया A। ठीक है, Option A. अब चलो, अब देखो 17 नजर मारो क्या होगा, चेक करो 17। हैलोजन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाता है, क्यों बढ़ता जाता है बताया था? बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? बोलो। यस मैम। यस मैम आ रही है। क्या बताया था मैंने? वंडरवॉल फोर्सेस बढ़ते हैं जैसे मास बढ़ता है, Yes, ma'am. एक्टिविटी नंबर बढ़ेगा। हाँ भाई, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, मास बढ़ेगा। फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर क्यों होता है? याद करो, फ्लोरीन अजीब, मतलब बाकी सबसे क्यों अलग तरीके से बिहेव करता है? क्योंकि मैम छोटा भी है साइज में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, All of बेचारे के the पास above. साइकिल भी नहीं है, All of the above. और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम है। अच्छा, हेलोजेंस को ग्रुप 70 मतलब 7th ग्रुप में क्यों रखा जाता है? क्योंकि मैम क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यस मैम। चलिए आ गया। उसके बाद है डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी ऑफ हेलोजन इन एक्वस सॉल्यूशन डाउन द ग्रुप इज एविडेंट फ्रॉम। तो हम कैसे निकालते हैं कि भाई साहब ये इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा है, इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से पता लगाते हो, याद करो, बताया था ना Yes, मैंने ma'am. तुम्हें। Yes, ma'am. ये तो मैं डी ब्लॉक में भी पढ़ा चुकी हूँ। 21 में देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट जो कि प्लस Mn ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे फ्लोरीन के साथ? तो Mn तो नहीं दिखाता, Mn तो बेचारा F4 तक बना सकता है, ये दिखा देगा IF7, बाकी कोई भी नहीं दिखा पाएगा। आयोडीन है ना +7 में, तो आयोडीन Yes, का ma'am. आंसर। उसके बाद 22, इनमें से कितनी स्टेटमेंट बेटा करेक्ट है? सोचो, क्या HCl मेरा वीकर एसिड है? सोच के बताओ। Yes. है? यस, HCl वीकर एसिड है, लगाऊं चाटा? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. ये ऑर्डर बताया था मैंने तुम्हें, लकड़ों ये वाला, तो वीकर कैसे हो गया? तो गलत ही हो गया। अच्छा ये बताओ, क्या डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ग्रुप 17 का? यस मैम, ये ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, अच्छा ma'am. मुझे ये बताओ, क्या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है फ्लोरीन से? No, No, ma'am. ma'am. No, सबसे ma'am. ज्यादा No, होती है, ma'am. हम भयंकर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। अच्छा, Cl2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम, Cl2. ये भी गलत है, यानी कि कितनी स्टेटमेंट ठीक है बेटा? ओनली One. तो One. यहाँ पे तुम्हें 1 लिखना था। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, देखो ये भी मैंने क्लास में करवाया था तुम्हें, याद करो। पीरियोडिक टेबल में जो निक्लोजेंस ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप नंबर 15 होता है, एलिमेंट P यानी कि फॉस्फोरस बहुत सारे एसिड्स बनाता है, तो वो कह रहे हैं द टोटल सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन कंपाउंड जो कि ऑब्टेन हुआ है ऑन द डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस एसिड। तो ये मैंने रिएक्शन कराई थी, याद करो। ये H3PO4 में टूटेगा और PH3 में, याद करो। नहीं याद तो रिवाइज Yes, करना। ma'am. ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, -3, तो ऐड करना दोनों को, कितना आएगा? 2. Two. ये जिसको याद था वो करके आया होगा। अब आपसे पूछा कितने इलेक्ट्रॉन शेयर्ड करेगा इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन? तो नाइट्रोजन कितने करता है बताओ? 6, 3 है ना? Six. और Yes, ma'am. हीलियम क्या होगा? 0, बॉन्ड नहीं बनाता वो Zero. और हीलियम के साथ। अरे बोलने तो दो मेरे को। ऑक्सीजन 4, तो 6 + 4 कितना होगा? 10। बेटा इलेक्ट्रॉन कितने? Ten. बॉन्ड में 4।
आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो? आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर करेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन, तो कितने करता है जब N2 बनता है? तो 6। हीलियम तो बनाता ही नहीं ना, He2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और O2 में 4, तो 6 + 4 कितने हो गए? ठीक है, हो गया। Yes, ma'am. चलो क्वेश्चन नंबर 25 में आओ। हाउ मेनी सेंटेंसेस रिगार्डिंग नाइट्रोजन एज ए रिलेटिवली इनएक्टिव एलिमेंट आर करेक्ट? मतलब वो ये पूछना चाह रहे हैं कि जो N2 होता है ना वो क्यों इनर्ट होता है, आपको बस ये बताना है। तो मेन इसके 2 रीजन है, एक तो ट्रिपल बॉन्ड है इसका, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है इसका रीजन, ना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका रीजन है, और ना ही ये इसका रीजन है कि लो एटॉमिक रेडियस है। इसका मेन रीजन यही है कि भाई साहब ट्रिपल बॉन्ड में इसकी वजह से क्या होगा, डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से केमिकली क्या होगा, इनर्ट होगा। तो इसका आंसर क्या आना था? 2 आना। हो गया पेपर डिस्कशन, या कुछ और भी पूछना है तो बताओ। अगर आपको किसी में डाउट है तो मैं बता। 2 क्वेश्चन बेटा वो आपके सिलेबस में नहीं है, उसको आप छोड़ दीजिए। तो आपको ये नहीं है कि मैम हम तो सारे क्वेश्चन करेंगे, अगर कोई चीज मैंने नहीं पढ़ाई हुई क्लास में तो उसको नहीं करने का अटेम्प्ट, और मुझसे पूछ लेना कि मैम ये क्वेश्चन करना था कि नहीं करना था। समझ रहे हो? यस मैम। Yes, ma'am. हाँ।